हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का चल रहा है, शरीर द्रव और परिसंचरण तंत्र। आज हम लोग का टॉपिक है लसिका। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लसिका, लिम्फ और परिसंचरण पथ, सर्कुलेटरी पाथ। ठीक है जी, ये दो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इस पे, और अगर देखेंगे समय बचा तो अगले टॉपिक को भी टेक ऑन कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है लसिका, लिम्फ और परिसंचरण पथ। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, रक्त किस में से गुजर रहा है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में आखिरी में कैपिलरीज में। तो बड़े प्रोटीन अणु व संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल व जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। कैपिलरीज में जब कैपिलरीज आपकी सिंगल वॉल हो जाती है, कैपिलरीज से रक्त छन के बाहर आ जाता है, तो रक्त में से बाहर क्या क्या आएगा? बाहर आएगा जल और जल में घुलनशील पदार्थ। बड़े प्रोटीन अणु नहीं छन पाते, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स नहीं छन पाएंगी, वह संगठित पदार्थ नहीं छन पाएंगे। संगठित पदार्थ क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। याद हो अगर आपको? क्या तुम्हें याद है? तो ब्लड में आपको अगर ब्लड का कंपोजिशन देखें, क्या था? ब्लड का कंपोजिशन था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है। प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिल रहा है? 90 से 92% तो मिल रहा है जल, वाटर, और 6 to 8% मिल रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं छन पाई, वो नहीं छनेंगी, लेकिन क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं छनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर, जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से छनकर इनसे बाहर आ जाएंगे, कोशिकाओं से छनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो सेल, ये हमारा ब्लड वेसल्स, और सेल्स में भी जब रक्त से बड़े अणु, रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से गुजर रहा है, सेल से गुजर रहा है, तो बड़े प्रोटीन अणु व संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल व जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल आए, रक्त में से जल, जल और जल में घुलनशील पदार्थ बाहर निकल आए। इस तरल को तब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो बाहर को इकट्ठा हो गया, बाहर कहाँ इकट्ठा हो गया? सेल्स। सेल्स के बाहर जो अंतरकोशिकीय स्थान है, वहाँ पर अंतरकोशिकीय द्रव, अंतराली द्रव, इंटरस्टिशियल, अंतराल है ना, कोशिकाओं के बीच बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, उन गैप में क्या आ गया है? फ्लूइड आ गया है। वो फ्लूइड जो छन के बाहर आ गया सेल से और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड से जो फ्लूइड छन के बाहर आ गया, और ब्लड में जो फ्लूइड में घुले चीज थे वो बाहर आ गई। क्या नहीं बाहर आया? बाहर नहीं आया डब्ल्यूबीसी, बाहर नहीं आया आरबीसी, बाहर नहीं आया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बाहर नहीं आया है, और प्रोटीन्स बाहर नहीं आए, बाकी बाहर आ गया। तो जब ये अंतराली स्पेस में, स्थान में ये द्रव आ गया, तो इसको अंतराली द्रव बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं, या टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में जो खनिज लवण थे क्या क्या थे? सोडियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, बाइकार्बोनेट था, क्लोराइड था। तो ये सारे खनिज लवण भी आ जाएंगे। रक्त व कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों का और गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। तो ब्लड से जो सेल को जानी है चीज़ें, ब्लड से सेल्स को क्या जाना है? ब्लड से सेल्स को जाना है ग्लूकोज, ब्लड से सेल्स को क्या जाना है? ऑक्सीजन। और सेल से क्या आना है ब्लड को? सेल से ब्लड को आना है CO2, जो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 बन रहा है। तो कोशिकाओं का आदान प्रदान यही अंतराली द्रव के माध्यम से होता है। ये मिडिल मैन है, बिचौलिया है, इधर से सामान लेगा इधर देगा, इधर से सामान लेगा इधर देगा। तो ये रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है। अब वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता।
अभी यहाँ पे द्रव इकट्ठा हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो अल्टीमेटली उसको हटाना भी तो है, ड्रेन भी तो करना है, वापस उड़ेलना भी तो है। यहाँ पे इकट्ठा थोड़ी ना रहेगा, इसको वापस उड़ेल दिया जाता है किसमें, बड़ी बड़ी शिराओं में। और इसके लिए वेसल्स हैं, वेसल्स इसको लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेंगी, और लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करके वापस इसको छोड़ देंगी किसमें, बड़ी शिराओं में। तो ये अंतर कोशिकी द्रव, जो अंतराली द्रव जब ये वेसिकल्स में आ जाता है, लिम्फेटिक वेसिकल्स में आ जाता है, तब हम इसको लिम्फ बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। जब ये अंतराली द्रव या कोशिका द्रव लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है तब हम उसको लिम्फ बोलते हैं। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को हम लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है, ये कलरलेस है, इसमें कलर नहीं है, जिसमें विशेष लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, और इसमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें विशेष लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं। लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स जो इम्यून सिस्टम के लिए, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के लिए, प्रतिरक्षा सिस्टम के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो लिम्फ किसको कैरी कर रहा है, लिम्फ कैरी कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, इनके लिए ये महत्वपूर्ण है। आंत्र अंकुर में उपस्थित तो माइक्रोविलाई, जो इंटेस्टिशियल माइक्रोविलाई हैं, इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइनल विलाई में उपस्थित लैक्टील वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। तो आपके जो हमारे बने थे विलाई, अंगुली नुमा उभार, और विलाई पे आपके माइक्रोविलाई की प्रेजेंस, जो इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा के इनफोल्डिंग की वजह से बने हैं विलाई, उन विलाई में लैक्टील होती है, लसिका वेसल होती है। तो आंत्र अंकुर में, यह आंत्र अंकुर है, आंत में मिलने वाले विलाई, आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टील वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। तो फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टील के माध्यम से होता है। फैट एब्जॉर्प्शन जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे फैट को सीधे ही आप ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, फैट का एब्जॉर्प्शन वाया लैक्टील होता है। तो लैक्टील ये हमारी लिम्फ वेसल्स हैं जो आंत्र अंकुर में मिलती हैं। तो आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टील वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। वहाँ पे वसा का एब्जॉर्प्शन होता है और लसिका के द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा होता है। ठीक है जी, ये हो गया लिम्फ के बारे में जानकारी। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ मिडिल मैन है, बिचौलिया। और लिम्फ बना कैसे, तो अंतर कोशिकीय द्रव जो बना, जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में द्रव आ गया, टिश्यू फ्लूइड आ गया, ये जब लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर हो जाता तब हम उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में क्या नहीं मिलेंगे, लिम्फ में आपको प्रोटीन नहीं मिलेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। और मुख्य रूप से क्या मिलेगा, मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। तो प्रोटीन नहीं होंगे लिम्फ में, याद रखिएगा। खनिज जो मिनरल्स हैं वो उसी तरह के हैं जो आपको कंपोजिशन प्लाज्मा में मिल रही थी, खनिज की कंपोजिशन वही मिलेगी। सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिलेंगे, WBC RBC प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया जाता है। और लैक्टील का आंत्र अंकुर में लैक्टील, ये लसिका जो मिल रही है, इसका रोल है एब्जॉर्प्शन में फैट के। इसको याद रख लीजिएगा, बस यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगे चलता हूँ, परिसंचरण पथ पे आइए। परिसंचरण दो तरह का, सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, खुला और बंद, ओपन एंड क्लोज। 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा में तथा मोलस्का में पाया जाता है। ओपन टाइप का खुला, तो ये हम लोगों ने जब चैप्टर 4 पढ़ा था, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, तो वहाँ पे जब भी कोई सिस्टम बनता है, सिस्टम फर्दर उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से, उसके स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हमने देखा कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, ओपन और क्लोज। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड पंप करता है इन द क्लोज वेसल्स। वेसल्स है, शिराओं का जाल है, धमनियों शिराओं का जाल है जिसमें ब्लड पंप होता है। और ओपन टाइप में हार्ट ब्लड पंप करता है ओपन स्पेसेस में, लैकुना और साइनसेस में। ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में मिला, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में मिलता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है।
जो कि रक्त स्थानों में खुलता है। जब हृदय रक्त को पंप करेगा तो रक्त स्थान किस में खुलेंगे? कोटर में खुलेंगे। एक कोटर वस्तुआ देहगुहा होती है। तो इसमें रक्त, हार्ट जब रक्त को पंप कर रहा है तो ये ऐसे में रक्त को पंप कर रहा है जो खुल किस में रहा? ओपन स्पेसेस में, एम्प्टी स्पेसेस में, ओपन स्पेसेस में खुल रहा है, जिसको साइनेसिस और लेकुना बोलते हैं। तो ये एक कोटर वस्तुतः देहगुहा होती है, कोटर में खुलता है, जो बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी कैविटी है, देहगुहा है। एनीलिडा तथा कशेरुकी में, तो ये तो बात हो गई आपकी आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, एनीलिडा में तथा वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी में बंद टाइप का परिसंचरण तंत्र होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा एनीलिडा के मेंबर्स में और वर्टिब्रेट्स में। एनीलिडा और वर्टिब्रेट्स में आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्तवाहिनियों में के जाल में होता है। तो हृदय से रक्त पंप हुआ किसमें? रक्तवाहिनियों के जाल में। इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र ज़्यादा लाभदेय होता है, क्योंकि रक्त प्रवाह आसानी से नियमित हो जाता है। तो ये जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका रेगुलेशन, नियंत्रण जो है बहुत आसान है, आसानी से नियंत्रित हो जाता है। इसलिए क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ बेटर देन ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर है, ज़्यादा लाभदायक है ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम से, क्योंकि इसका मैनेजमेंट, रेगुलेशन ईजियर है देन ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने याद रखना आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनीलिड्स, वर्टिब्रेट्स। सभी कशेरुकों में कक्षों से बना पेशी हृदय होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। तो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में आपको क्या मिल रहा है? मस्कुलर हार्ट मिल रहा है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। तो मछलियों में, पाइसेस में, मछलियों में, फिशेज में 2 चैम्बर्ड, 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद एक निलय होता है। ये बात मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा है, एक उसमें ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, एक अलिंद एक निलय। उभयचरों तथा सरीसृपों में, एम्फीबिया तथा रेप्टाइल, उभयचरों तथा सरीसृपों में मगरमच्छ को छोड़ के हृदय 3 कक्ष का बना होता है। तो आप देखेंगे कि आपके उभयचर, एम्फीबिया और हमारे रेप्टाइल्स में हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 अलिंद और एक निलय है। तो डबल चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड, 2 अलिंद, ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और जबकि मछलियों में ये 2 चैम्बर्ड है। ये आपका पाइसेस का हो गया, ये आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल का हो गया। तो पाइसेस में, मछलियों में 2 चैम्बर हैं, एक अलिंद एक निलय। एम्फीबियंस में, उभयचर में और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड है, 2 ऊपर है ऑरिकल और एक नीचे है वेंट्रिकल। ठीक है जी। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में, तो एव्स में, पक्षियों में और स्तनधारियों में, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे कि हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है। तो इसमें मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, इम्प्योर और प्योर ब्लड की मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। तो हम लोग का 4 चैम्बर्ड हार्ट का फ़ायदा ये है कि मिक्सिंग नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपस में मिलन नहीं होता। ठीक है जी। तो आपको मगरमच्छ में, पक्षियों में और स्तनधारियों में 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, जिसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय भी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है। तो मछलियों में ये हृदय ने ब्लड पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ सर्कुलेशन में, जो क्लोन द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचाया जाता है। अब ये ब्लड पहुंचेगा कहाँ? गिल्स पे, क्लोन पे, और गिल्स पे इसका ये ऑक्सीजन को टेक इन करेगा, ले लेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो हार्ट ने जो ब्लड पंप किया, याद रखना मछलियों में वो कैसा ब्लड पंप किया है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, वी ऑक्सीजनेटेड, और क्लोन द्वारा ऑक्सीजनेटेड होके शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचाया जाता है।
तो जब शरीर के विभिन्न भागों पे पहुंचा तब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में पहुंचा है। वहाँ से ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ले लेंगे तो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हृदय में आ गया। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, एकल परिसंचरण। तो मछलियों में हार्ट ने ब्लड पंप किया है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा कहाँ, गिल्स पे। गिल्स पे पहुंचा तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली, ये फिर से हो गया डीऑक्सीजनेटेड और वापस ये फिर किस में आ गया, वापस ये फिर हार्ट में आ गया। तो ये एकल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण कर रहा है। उभयचर व सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम, फेफड़ों, त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो बायां जो अलिंद है इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बायां अलिंद में, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड युक्त प्राप्त होता है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है। और ये राइट ऑरिकल है, इसमें आ रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल फिर इसको सर्कुलेशन में ब्लड पंप कर देगा, मेन सर्कुलेशन में। तो मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग हो जाएगी। तो लेकिन ये रक्त को निलय से में मिश्रित होकर बाहर की ओर पंप करते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में बच्चा। तो ये आपका है राइट ऑरिकल, ये आपका है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा ऑक्सीजनेटेड, रेड ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया, ब्लू को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये दोनों किस में आए, ये दोनों वेंट्रिकल में आए, डीऑक्सीजनेटेड भी ऑक्सीजनेटेड। अब ये मिक्स हो गया और मिक्स ब्लड को उसने पंप किया है मेन सर्कुलेशन में, हार्ट के मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो मिक्सिंग हो जाती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में मिक्सिंग हो जाएगी। उभयचरों और सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम, फेफड़ों, त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त कर रहा है। तो ये बायां अलिंद आपका उभयचर सरीसृप का आपका नहीं, प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है तथा दायां अलिंद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। लेकिन ये रक्त को निलय से मिश्रित होकर बाहर की ओर पंप करते हैं, निलय में मिश्रित हो जाएगा, बाहर की ओर पंप करेंगे। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि अभी 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं बना। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पूछा जाएगा आपसे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें मिल रहा है किस में, एम्फीबियंस में, उभयचर में और रेप्टाइल्स में, सरीसृप में आपको इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन मिलता है। पक्षियों व स्तनधारियों में ऑक्सीजन जनित विऑक्सीजनेटेड रक्त क्रमशः बाएं व दाएं अलिंदों में आता है। तो पक्षियों में और स्तनधारियों में कैसा ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है राइट वाले लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड और राइट ऑरिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड। तो हम लोग का जो हृदय है, हम लोग के हृदय में ये हमारा राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है कहाँ से, पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी वेन ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। टिश्यू लेवल पे पहुंचा, ऑक्सीजन टिश्यू में आ गई, ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड था अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि CO2 उधर चली गई। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन हुआ किसमें, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले गई कहाँ, एल्वियोलाई पे, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो रहा आपका डबल सर्कुलेशन किस में, हमारे मैमल्स में और एव्स में। तो मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना है, 2 अलिंद 2 निलय, ऊपर वाले अलिंद छोटे, निलय ज़्यादा बड़े, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनको मेन सर्कुलेशन में ब्लड पंप करना है। पक्षियों में हृदय, मछलियों में हृदय, ये तो हो गई बात यार, यहाँ कहाँ भटक गए हम, यहाँ पे आइए आप। पक्षियों और स्तनधारियों में ऑक्सीजनेटेड, पक्षियों में और स्तनधारियों में
ऑक्सीजनेटेड और वी ऑक्सीजनेटेड रक्त क्रमशः ऑक्सीजनेटेड किस में आएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएं, और वी ऑक्सीजनेटेड किस में आएगा, राइट ऑरिकल में दाएं, अलिंदों में आता है, जहाँ से उसी क्रम में बाएं व दाएं निलय में चला जाता है। तो बाएं अलिंद से बाएं निलय और दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला गया। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, और यहाँ पे क्योंकि सेप्टा फॉर्मेशन हो गया है, सेप्टा बन गया है, बीच में दीवार बन गई है, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, अर्थात दो तरह के परिसंचरण तंत्र, तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा, इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं, चलो मूड तो नहीं है लेकिन कर लो बेटा, कोई बात नहीं, बातें ही तो हैं, बातों का क्या है, बातें याद रहती हैं, बाकी भूल जाती हैं। चलो आओ, अब हम लोग मानव के परिसंचरण तंत्र की बात करें, इस टॉपिक को भी निपटाएं फटाफट। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, तो इसको हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र को हम लोग रक्तवाहिनी सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको हम लोग रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। अच्छा जी, कह लो, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल, रक्त व तरल समाहित होता है। ठीक है, तो रक्तवाहिनी तंत्र, ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, कक्षों से बना पेशी हृदय, 4 कक्ष का बना पेशी हृदय, मस्कुलर हार्ट है, शाखित बंद रक्तवाहिनियों का जाल है, तो हमारी क्लोज ब्लड वेसल्स, जो कि क्लोज ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, और रक्त ब्लड है व तरल फ्लूइड है समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से हृदय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हो ना बेटा। ब्लड के बारे में क्या है, स्पेशल टाइप का टिश्यू है, जिसको आपने बांट दिया था किसमें, प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। क्या फिर से वो कहानियाँ दोहराऊँ मैं, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, प्लाज्मा में वाटर 90 to 92%, 6 to 8% आपके भैया प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और हमारे यहाँ पे मिनरल्स वगैरह, और बाकी इसमें ट्रांजिट फॉर्म में आपको भैया ग्लूकोज भी मिलेगा, फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, ये सब चीज़ें जो आपके अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे, जो संक्रम घूमते रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC सबसे ज़्यादा 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, WBC 6,000 से 8,000, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख। अब इन सब के RBC कहाँ बन रहा है बेटा, एडल्ट में RBC बन रहा है रेड ब्लड मैरो में। WBC कितनी तरह की है, ग्रेनुलोसाइट्स सबसे ज़्यादा कौन सी, न्यूट्रोफिल कितनी, 60 से 65%, लिम्फोसाइट्स कितने, 20 से 25%। सब की ये बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो हृदय के इसके ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा ना पकाओ, आगे आओ। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर से मीजोडर्म से होती है। इंपॉर्टेंट है लाइन, पूछा जाता है कि हृदय इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म ये क्या भैया, जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो देखा था कि भ्रूण में कितनी तरह की जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला था, जिसमें 3 मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन जाती है। तो वो ऑर्गेनिजम्स हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जिसमें मीजोडर्म बन जाएगी। तो हृदय की उत्पत्ति किससे हुई है, मीजोडर्म से हुई है, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन द 2 हमारे फुफ्फुस, फेफड़े हमारे क्या भैया क्या बोलते हैं फेफड़ों को, याद ही नहीं आ रहा ना, लंग्स के बीच में, बिटवीन 2 लंग्स। और कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में, या थोड़ा सा बाईं ओर के झुका होता है, किधर, बाईं ओर, बदमाश है, टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर को झुका होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज़ लाइक आ, इसका जो शेप इज़ लाइक आ क्लोज्ड क्लिंच फिस्ट। यह हमारा एक मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है हृदय। यह दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली में होता है। इसके चारों तरफ दोहरी भित्ति की झिल्ली होगी, डबल मेम्ब्रेनस इसकी डबल
वॉल है, 2 झिल्ली से घिरा हुआ है, झिल्लीमय थैली से घिरा हुआ है, हृदय वर्णी द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसको कि हम लोग हृदय आवर्णी बोलते हैं। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल इसको बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हृदय के चारों तरफ क्या है, दोहरी भित्ति की झिल्ली है, झिल्लीमय थैली है, जिसको हम लोग हृदय आवर्णी बोल रहे हैं, जिसमें हृदय आवर्णी द्रव भरा होता है। हृदय आवर्णी द्रव पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। हमारे हृदय में 4 कक्ष हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अलिंद कहते हैं। तो इसमें 4 कक्ष आपको हृदय में मिल रहे हैं, जो ऊपर वाले छोटे, जिनको हम लोग अलिंद बोल रहे हैं, और 2 नीचे वाले, जिनको हम लोग निलय बोल रहे हैं। छोटे होते हैं, ऊपर होते हैं। अलिंद जो ऑरिकल या ऑट्रिया, और 2 कक्ष बड़े, जिनको हम निलय वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली की पेशी भित्ति, जिसे हम लोग अंतर अलिंद पट कहते हैं। तो एक थिन मस्कुलर वॉल, ये थिन मस्कुलर वॉल है, पतली पेशी भित्ति, थिन मस्कुलर वॉल। एक पतली पेशी भित्ति जिसे अंतर अलिंद पट, तो इंटर 2 अलिंद के बीच में है, इसलिए अंतर अलिंद, अंतर अलिंद का मतलब 2 अलिंद के बीच में, अंतर अलिंद पट कहते हैं। दाएं व बाएं अलिंद को अलग करती है। तो ये एक थिन मस्कुलर हमारी पेशी है, थिन मतलब पतली पेशी भित्ति है, जो 2 अलिंद को अलग कर रही है। जबकि एक मोटी भित्ति, और ये थिक मस्कुलर, ये थिन मस्कुलर है, ये थिक है। एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलय पट कहते हैं, बाएं व दाएं निलय को, तो ये मोटी है, ये भित्ति, ये जो वॉल है, क्योंकि यहाँ पे वॉल महीन है, थिन मस्कुलर है या थिक मस्कुलर, तथा इसको हम बोल रहे हैं अंतर अलिंद, इसको अंतर निलय, 2 निलय के बीच में अंतर निलय पट कहते हैं, जो दाएं व बाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के अलिंद व निलय एक मोटे रेशेय ऊतक, जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। अब अपनी अपनी ओर के अलिंद और निलय वो भी अलग है, अलिंद से अलिंद अलग है, निलय से निलय अलग है, ये चीज़ तो समझ में आई। लेकिन अलिंद से अलिंद अलग, ये जो पतला मस्कुलर पट बन गया, और निलय से निलय अलग, ये जो हमारा थिक मस्कुलर बन गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अलिंद और निलय भी आपस में अलग हैं, उनके बीच में भी सेप्टा फॉर्मेशन हो रखा है, वो भी समझिए आप। एक पतली पेशी भित्ति जिसे अंतर अलिंद पट कहते हैं, दाएं व बाएं अलिंद को अलग कर रही है। एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलय पट कहते हैं, दाएं व बाएं निलय को प्रकट अलग कर रही है। अपनी अपनी ओर के अलिंद व निलय एक मोटे रेशेय ऊतक द्वारा, फाइब्रस, एक थिक फाइब्रस टिश्यू द्वारा, ये थिक फाइब्रस टिश्यू है, अपनी अपनी ओर के अलिंद व निलय एक थिक मोटे रेशेय फाइब्रस टिश्यू द्वारा, जिसे अलिंद निलय पट, तो जिसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अलिंद निलय पट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, उसके द्वारा ये अलिंद और निलय भी अपनी अपनी ओर अलग है। हालांकि इन पटों में एक एक छेद होता है, लेकिन इनके बीच में एक एक छेद बना दिया गया है, जिससे ये लोग कनेक्टेड रहें। तो ये छेद बना दिया, लो भैया छेद बना देते हैं। तो हालांकि इनके बीच में ये जो अलिंद निलय पट है, ये इसके बीच में छेद है, छेद है ताकि ब्लड इधर से इधर आ जाए। तो इन पटों में एक एक छेद होता है, जो कि एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। तो ये राइट के दोनों कक्षों को जोड़ रहा है, ये लेफ्ट के दोनों कक्षों को जोड़ रहा है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलन के युक्त एक वॉल पाया जाता है। तो दाएं वाला जो है हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, 3 वलय का छल्ला है। तो दाएं अलिंद और निलय के बीच में ये जो अंतर निलय पट है, ये जो हमारा अलिंद निलय पट है, इसमें जो छेद है वहाँ पे एक वॉल्व है, जिसमें कि 3 पटी वलय है, ट्राइकस्पिड वॉल है। इसी तरह से बाएं वाला जो हमारा अलिंद और निलय है, ये बाएं अलिंद निलय पट में जो छेद है, यहाँ पे माइट्रल वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल है, ये बाइकस्पिड है, इसमें 2 वलय हैं, और इसको हम लोग माइट्रल वॉल भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, माइट्रल वॉल, इसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। तथा बाएं अलिंद व बाएं निलय के वहाँ पे जो वॉल्व है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के पट पर
उसको हम लोग बाइकस्पिड या द्विवल्नी माइट्रल वॉल कहते हैं। बाएं व दाएं नीलों से निकलने वाली क्रमशः फुसफुस धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर से युक्त होता है। तो बाएं व दाएं अलिंद, ये देखिए आप, ये हमारा दायां निलय, दाएं निलय से क्या निकल रही है, दाएं निलय से फुसफुस धमनी निकल रही है, और फुसफुस धमनी के यहाँ पे ओपनिंग पे क्या होगा, सेमी लूनर वॉल होगा, अर्धचंद्रकार कपाटिकर, सेमी लूनर वॉल। इसी तरह से ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या एराइज होता, ऑरोटा, महाधमनी, महाधमनी के शुरुआत में यहाँ पे क्या होगा, अर्धचंद्रकार कपाट होगा, सेमी लूनर वॉल होगा। तो फुसफुस धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर से युक्त होता है। ठीक है जी, क्लियर है। ये सेमी लूनर वॉल्व है और यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है। हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं। तो हृदय के जो कपाट हैं, वॉल्व है, ये रुधिर को, वॉल्व का काम क्या है कि एक ही दिशा में, इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसा ना हो कि ब्लड वापस इधर चला जाए या फुसफुस धमनी से वापस आ जाए हमारे किस में, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में वापस ना आ जाए, एक ही एकल दिशा में ही जाए। ये व्यवस्था वॉल्व लगा के करी गई है। हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से नीलय और नलिन से फुसफुस धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी के उलट प्रभाव को रोकते हैं। तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। यह हृदय पेशियों से बना है। हृदय किससे बना है, पेशियों से, मसल से। नीलियों की भित्ति अलिंदों की तुलना में बहुत मोटी होती। नीलय वेंट्रिकल्स के जो वॉल है वो ऑरिकल की तुलना में बहुत मोटी है। यह एक विशेष प्रकार के हृदय हृद पेशीन्यास, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इसके अलावा हृदय में नोडल टिश्यू भी पाया जाता है। एक तरह का विशेष तरह का हृदय पेशीन्यास है। हृदय पेशीन्यास एक विशेष तरह का ये अरेंजमेंट है, हृदय पेशीन्यास। ठीक है, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, हृदय पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है। तो ये जो नोडल टिश्यू है, इसका एक हिस्सा कह लीजिए, एक हिस्सा दाहिने अलिंद के दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपर भाग पर, ये देखिए स्थित है। ये नोडल टिश्यू का एक टुकड़ा या एक धब्बा या एक हिस्सा कह लीजिए, धब्बा तो गलत शब्द इस्तेमाल हुआ, एक हिस्सा कह लीजिए, एक टुकड़ा कह लीजिए या एक गांठ कह लीजिए, वो यहाँ पे है दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपर कॉर्नर में। ठीक है जी, इसको आप समझो। आगे चलता हूँ मैं नीचे। तो इस ऊतक का एक धब्बा नोडल टिश्यू का एक पार्ट कह लीजिए, हिस्सा कह लीजिए, दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में होता है, जिसे शिरा अलिंद पर्व, साइनोएट्रियल नोड, शिला अलिंद पर्व, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड या शिला अलिंद पर्व कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड, दूसरा हिस्सा, दूसरा खंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पे अलिंदी नीले तट के पास है। तो दाहिने अलिंद में दूसरा पिंड जो है दाहिने अलिंद में नीचे पे, ये था दाहिने अलिंद में दाहिने साइड ऊपर, पहले वाला। दूसरा है दाहिने अलिंद में भी नीचे के कोने पे, दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पे अलिंद निलय पट के पास है, तथा अलिंद निलय पर्व, उसे हम बोलेंगे आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनोएट्रियल नोड पहले वाले को, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे। ठीक है जी, एक बार फिर ऊपर वाले डायग्राम पर चलूँ, देखिए। तो एक टुकड़ा इसका दाहिने कोने में दाहिने हाथ ऊपर की तरफ, एक टुकड़ा दाहिने अलिंद में ही नीचे की तरफ। ये है आपका ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, और ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है जी, यहाँ से स्पंदन चालू होगा, यहाँ पे स्पंदन की वेव, और वो स्पंदन की वेव आएगी एवी नोड पे। ऐसे नोड पेसमेकर है, यही हमारे हृदय की गति को मेंटेन रखता है। हमारे हृदय की जो 72 बीट पर मिनट है, उसके लिए यही स्टिमुलस जनरेट करता है ऑटोनोमस है अपने आप, और इससे ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ऐसे नोड से एवी नोड पे आती है, यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड से आ गई वो एवी नोड पे। एवी नोड कहाँ पे है? एवी नोड आपका है ये जो हमारा अलिंद निलय पट है,
अलिन निलय पट के पास में है। ठीक, चलिए अब आगे चलें फिर से वहीं पे। तो एवी नोड पे आइए, देखिए कहाँ बता रहा है एवी नोड है, इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिन में नीचे के कोने पे अलिन निलय पट के पास है, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। नोडल रेशो का एक बंडल, जिसे हम अलिन निलय बंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नोडल रेशो का एक बंडल है जो उठ रहा है किससे, एवी नोड से, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकल रहा है एक बंडल नोडल टिश्यू का, जिसे हम लोग एवी बंडल कहेंगे। एवी नोड से निकल रहा है इसलिए उसको एवी बंडल कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकल रहा है, किसका, नोडल रेशो का, फाइबर्स का, जिसे हम एवी बंडल भी कहते हैं। अंतर विलय पट के ऊपरी भाग में अलिन निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही, अब ये एवी बंडल कहाँ निकला, एवी नोड से, उसके बाद ये अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिन निलय पर्व से प्रारंभ हो रहा है। अंतर निलय पट, भैया अंतर निलय पट क्या हुआ, फिर से समझो, ये है अंतर निलय पट, ये है अंतर अलिंद पट, ये है अलिन निलय पट, अंतर निलय पट। तो अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिन निलय पर्व से, ये अलिन निलय पर्व से यहाँ से एवी बंडल चालू हुआ तथा शीघ्र ही दाएं व बाएं शाखा में बढ़ गया। तो ये अलिन निलय जो बंडल निकला, अलिन निलय पर्व, अलिन निलय पर्व से जो निकला अलिन निलय बंडल, ये अंतर निलय पट से निकल के शीघ्र ही दो भागों में बढ़ गया, राइट और लेफ्ट में बढ़ गया तथा शीघ्र ही राइट और लेफ्ट ब्रांचों में बढ़ गया और विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। अब ये ब्रांच बनने के बाद अंतर निलय पट के पीछे की तरफ बढ़ने लगा, दोनों तरफ बढ़ने लगा। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं। तो ये जो शाखाएं, राइट और लेफ्ट शाखाएं हो गई, उनसे रेशे निकल के पूरे हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई देंगे, किसकी, यही नोडल टिश्यू के फाइबर्स की, जिनको हम संक्षिप्त रेशे निकले, जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में फैल जाते हैं, जिसे हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो पूरे हृदय के मस्कुलेचर को अब हमने नोडल टिश्यू से, जैसे आप घर में ब्रॉडबैंड की लाइन लाए और हर कमरे में ब्रॉडबैंड की लाइन बिछा दी, तो ये जो नोडल टिश्यू था उसकी ब्रांच हर पेशी तक पहुंचा दी गई। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। ये जो नोडल टिश्यू है, ये बाहरी किसी स्टिमुलस के बिना पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने में सहायक है, क्रिया विभव पैदा कर देगा, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पैदा कर देगा। इसे स्वयं उत्तेजनशील कहते हैं। ये ऑटोनॉमस है, ऑटो एक्साइटेबल है, अपनी उत्तेजना खुद करता है। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में बढ़ घट सकती है। 1 सेकंड में कितने ये डेवलप कर देगा एक्शन पोटेंशियल, ये नोडल टिश्यू के एसए नोड, एवी नोड और फाइब्रस, इन सब में अलग अलग नंबर हो सकता है। शिला अलिन पर्व सबसे अधिक क्रिया विधेय वैभव करता है। सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन डेवलप कर रहा, शिला अलिन पर्व, साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड, जो कहाँ सिचुएटेड है, अपर राइट कॉर्नर पे, राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर के राइट ऑर्टिकल पे सिचुएटेड है साइनोएट्रियल नोड। वो सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे जी, इसको पेस मेकर। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है। 1 सेकंड में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा कर सकता है। अतः हृदय का लयात्मक संकुचन, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन बनाए रखता है। तो हृदय एक सुर लय ताल में टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक टक टक लप डुप लप डुप लप डुप, तो सुर लय ताल में हृदय का संकुचन होता है, बनाए रखता है। इसीलिए इसको गति प्रेरक, पेस मेकर बोलते हैं। ये गति प्रेरक है, पेस मेकर है। इससे हमारी समान हृदय स्पंदन दर बनी रहती है, औसतन 72 मिनट प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इसको पढ़ो ध्यान से और ये सारी चीज़ें नोट करो, देखो। इस वाले को ज़रूर याद करिएगा कि एसए नोड कहाँ है, पूछा जाता है एसए नोड कहाँ सिचुएटेड है, एवी नोड कहाँ सिचुएटेड है, बंडल ऑफ हिस क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका साइनोएट्रियल नोड। फिर से एक बार देख लीजिए, ये है एवी नोड। साइनोएट्रियल नोड इज सिचुएटेड इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल एंड एवी नोड इज सिचुएटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल।
इससे क्या राइज होगा, एवी बंडल। एवी नोड से क्या राइज होगा, एवी बंडल। एवी बंडल ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर हमारा कहिए कि ये एवी नोड, ये जो ए हमारा एवी सेप्टम है, आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसकी दीवार को भेदता हुआ ऊपर की तरफ निकलेगा और राइट और लेफ्ट ब्रांच में बट जाएगा। इन राइट ऑफ लेफ्ट ब्रांच से बंडल ऑफ हिस्से निकलने पुरकिंजे फाइबर जो पूरे इसको पेशी को, हृदय की पेशी को सप्लाई दे देंगे किसकी, नोडल टिश्यू की। ठीक है जी, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपके सेमी लूनर वॉल्व कहाँ है, सेमी लूनर वॉल्व है एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एट द ओपनिंग ऑफ अरोटा। हमारा माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यही सारी बातें आपसे पूछी जाती, नोट कर लीजिए, इनको रट्टा मार लीजिए या समझ लीजिए और मिलिए अगले लेक्चर में ब्रेक के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे आके अब मैं रुकता हूँ। अगले में हम लोग हृदय चक्र को, हृदय चक्र हमारा हो गया सर्कल, साइकिल, कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल के बाद हम लोग ईसीजी को पढ़ेंगे। उसके बाद डबल सर्कुलेशन, बस ख़त्म ही है। 2-4 लेक्चर में ये चैप्टर आपका ख़त्म। ओके, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। एंजॉय करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।